ओके सो अभी तक हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, जो कि हम थ्रू आउट द कोर्स हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले डेफिनेशन आती है सर्कल की। तो हम सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, z मॉड z माइनस ए इक्वल टू आर। सो ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल जिसका सेंटर है ये पॉइंट ए और जिसकी रेडियस है आर। फॉर एग्जाम्पल z माइनस वन इज इक्वल टू वन। सो ये क्या है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर है वन और जिसकी रेडियस भी है वन। सपोज हमें ड्रॉ करना है z माइनस आयोटा इक्वल टू वन। सो ये पॉइंट क्या है आयोटा। सो आयोटा पॉइंट क्या होता है, 0,1। सो ये हो गया हमारा पॉइंट आयोटा। सो रेडियस कितनी है वन, तो ये हो गया सर्कल वन रेडियस का। ठीक है, सो सिंपल डेफिनेशन है, हम क्विकली देखते हैं। ओपन सर्कुलर डिस्क, so this set consists of all the points which lie inside the circle C with center A and radius R। तो अभी ये जो हमने सर्कल बनाया, अगर हम इसके सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स को कंसिडर करें, सपोज ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ए, सो ये वाले इसके अंदर वाले पॉइंट्स का सेट बनाए, उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलर डिस्क। क्लोज सर्कुलर डिस्क क्या हो गई, this set consists of all the points which lie inside and on the boundary of the circle C। So इसके अंदर कौन से पॉइंट आते हैं, सपोज हम मैंने एक सर्कल बनाया, तो ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स हो गए जो इसकी बाउंड्री पर आ रहे हैं एंड इसके इनसाइड। इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलर डिस्क। तो इसकी क्या इक्वेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया सर्कल मॉड z माइनस वन, इसके अंदर बस लेस देन इक्वल टू आता है वन। सो अगर सिर्फ इक्वल टू आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, लेस देन आ रहा है साइन तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सर्कुलर डिस्क, लेस देन एंड इक्वल टू आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज सर्कुलर डिस्क। फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं ओपन एनुलस रीजन। अब this set the set of point which lie between two concentric circle। अब concentric circle क्या होते हैं, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो हम पहले ये दोनों सर्कल ड्रॉ करते हैं। और एक ये सर्कल हो गया। सो इन दोनों सर्कल के बीच वाले पॉइंट, ठीक है, तो ये जो रीजन हो गया ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला रीजन पूरा ओपन एनुलस। और यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो लेस देन का साइन है दोनों साइड, तो लेस देन का साइन है मतलब ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं आएंगे। को दोबारा ड्रॉ करते हैं। सो बाउंड्री पॉइंट्स नहीं इंक्लूड होंगे, जस्ट सपोज मैंने बनाया एक मॉड z लेस देन वन टू, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक एनुलस रीजन। सो ये हो गया सेंटर, इसका हो गया 0 0। सो ये हो गया एक वन रेडियस का सर्कल और ये हो गया एक टू रेडियस का सर्कल। इसके बीच वाले पॉइंट दिस रिप्रेजेंट एनुलस। क्लोज एनुलस क्या होगा, सिंपल, अगर यहाँ पे क्लोज का साइन आ जाता है, अगर हम ये बाउंड्री पॉइंट्स भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये सिंपल हो जाता है क्लोज एनुलस। अब आता है नेबरहुड। तो एन ओपन सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। तो हमेशा जब भी डेफिनेशन में या कहीं भी लिखा आएगा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट,
तो हमेशा एक पॉइंट का नेबरहुड हम कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज ये कोई भी एक पॉइंट है तो उसके अराउंड एक ओपन सर्कुलर डिस्क हम बनाते हैं, उसको नेबरहुड बोलते हैं। तो जैसे इंग्लिश का नाम होता है नेबरहुड, मतलब आस पास, आस पड़ोस, है ना। तो सिंपल एक केस आस पास के पॉइंट, उसको हमने बोल दिया नेबरहुड। और A has infinitely many neighborhood, one for each value of rho. So ये एक नेबरहुड है। अगर मैं थोड़ा और बड़ा सर्कल बना लूँ, ये भी A का नेबरहुड है। और बड़ा सर्कल बना लूँ, ये भी A का नेबरहुड है। ठीक है। तो सिंपल, अगर जब भी नेबरहुड की बात हुई तो सबसे पहले दिमाग में आना है सिंपल एक ओपन सर्कुलर डिस्क, उसके अराउंड वो उसका नेबरहुड हो गया। अब आता है ओपन सेट। सो ओपन सेट क्या होता है? अ सेट is called open if every point of S has a neighborhood consisting entirely of points that belong to S. So क्या मतलब हुआ? तो उस सेट को हम ओपन सेट बोलेंगे अगर उसके हर एक पॉइंट के अराउंड हम एक नेबरहुड बनाए, हर एक पॉइंट के अराउंड हम नेबरहुड बनाए, और वो नेबरहुड भी पूरा का पूरा उस सेट में ही बिलोंग कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सेट। फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई भी एक ओपन सर्कुलर डिस्क लेते हैं। तो सबसे इजी एग्जाम्पल है ओपन सर्कुलर डिस्क। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ए, तो मैं इसके अराउंड एक ऐसा डिस्क बना सकती हूँ ना, स्मॉल रेडियस का, और ये पूरा का पूरा इसी सर्कुलर डिस्क में भी लाई करता है। ठीक है। तो सबसे ओपन सेट का एग्जाम्पल होता है ओपन सर्कुलर डिस्क। सपोज मैं अगर क्लोज्ड सर्कुलर डिस्क बनाती हूँ, ये हो गई क्लोज सर्कुलर डिस्क। तो क्लोज सर्कुलर डिस्क में ये अंदर वाले पॉइंट भी होते हैं और बाउंड्री के पॉइंट भी होते हैं। सो सपोज मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया बाउंड्री का, और मैं इसके अराउंड अगर सर्कल बनाती हूँ, मतलब इसके अराउंड नेबरहुड बनाती हूँ, तो ये देखो ये कुछ ये वाले पॉइंट्स हैं, ये इसके बाहर आ रहे हैं, राइट, इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये एक ओपन सेट नहीं है, हर पॉइंट का नेबरहुड उसी के सेट में होना चाहिए, राइट। कनेक्टेड सेट क्या होता है? अ सेट S is called connected if any two of its point can be joined by a chain of finitely many straight line segments, all of whose points belong to S। मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर हम फाइनाइटली मैनी लाइन से ज्वाइन कर पा रहे हैं और वो लाइन पूरी की पूरी उस सेट में ही आ रही है, देन हम उस सेट को कनेक्टेड सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक एन्युलस रीजन ले लिया, मॉड z लेस देन 1 लेस देन 2। ठीक है। चलो क्लोज एन्युलस ले लेते हैं। सो ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लो, से एक पॉइंट यहाँ पर लिया, यहाँ पे, इन दोनों को हम फाइनाइटली मनी लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं एक लाइन यहाँ बना देती हूँ और एक लाइन ये, हो गई ज्वाइन। ठीक है। और सपोज मैंने लिया एक क्लोज्ड सर्कुलर डिस्क ली, यहाँ पे लिया, यहाँ पे, तो कोई भी दो पॉइंट को मैं किसी भी लाइन से ज्वाइन कर सकती हूँ, राइट। सपोज मैंने एक सेट लिया ऐसा। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। सो एक ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है। तो फाइनाइटली मैंने लाइन से ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ये कैसे है? कनेक्टेड सेट है। और अब मैं अगर ऐसा सेट ले लूँ एक S1 विच इज यूनियन ऑफ टू सर्कल C1 एंड C2, यहाँ पर है C1, ये रहा C2। सो यहाँ के पॉइंट को, और एक मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ, तो ये जो लाइन है ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं करती। ठीक है। ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कनेक्टेड सेट नहीं है। तो हम बेसिकली पूरे थ्रू आउट द कोर्स, जो इसके अंदर मेन चीज हम डील करेंगे, हम डोमेन से डील डील करेंगे। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ओपन एंड कनेक्टेड सेट। तो सिंपल यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ओपन सेट होता है हमारे ओपन सर्कुलर डिस्क एंड ओपन एन्युलस। ठीक है।
और कनेक्टेड भी होते हैं, ओपन सर्कुलर डिस्क कनेक्टेड भी होती है एंड ओपन भी होती है। सो अब एग्जाम्पल, डोमेन का मॉड जेड लेस देन वन लेस देन टू। सो जहां पर भी सर्कल ये आ रहा है, ऐसे टाइप की इक्वेशन आ रही है, ठीक है, या फिर ऐसे टाइप की इक्वेशन आ रही है, तो वो अंडरस्टूड है, वो हमारा ओपन एंड कनेक्टेड सेट है, तो मतलब हमारा वो डोमेन है। फाइन, ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे। सो अभी तक हमने रियल में फंक्शन पढ़े थे, तो रियल में फंक्शन कैसे हम डिनोट करते थे, एफ एक फंक्शन है, वो सेट एस से है रियल नंबर आर पे, ठीक है। तो वो क्या होता था, वो एक रूल होता है जो हर एक एक्स को एक वैल्यू असाइन करता है एफ एक्स इन दी आर, और उसको हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, एफ एक्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो रियल में क्या होता था कि हम जो डोमेन और कोडोमेन है वो क्या होते थे, रियल नंबर्स होते थे, ठीक है, रियल नंबर के सबसेट होते थे, या फिर ऐसे बोलो। तो यहाँ पे सपोज मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो f1 की वैल्यू 1 आ गई। फाइन। तो अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी ऐसे ही डिफाइन होते हैं, पर उसके अंदर जो जस्ट अंतर क्या है, डोमेन एंड कोडोमेन जो है वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे सी और एक ये कट, अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एस इज अ रूल दैट असाइन एवरी जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, in S a complex number W called the value of f at z, and we write fz is equal to W. So अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होता है x प्लस आयोटा y। तो z की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है x एंड y पे, राइट। और ये w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो सपोज मैंने इसको लिख लिया u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, ठीक है, u और v क्या है, रियल नंबर है। सो अब ये जो z है ये एक्स वाई पे डिनोट कर सॉरी डिपेंड करता है, एफ जेड। सो ये जो u और v की जो वैल्यू आएगी वो भी एक्स वाई पे डिपेंड करेगी, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, ठीक है। सो हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एफ जेड, या फिर सॉरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, वेयर u और v जो है वो डिपेंड करते हैं x एंड y पे, मतलब u एंड v जो है वो खुद क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो सिंपल है, अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ जेड और हमें उसे इस फॉर्म में लिखना है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, तो जस्ट हमें रिप्लेस करना होगा z को x प्लस आयोटा y से। फाइन। सो क्वेश्चन देखते हैं, W हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू दिस, z का एक फंक्शन दे रखा है, हमें u एंड v कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं z की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर,
जेड स्क्वायर, ठीक है, 3 × x + i इसको ओपन करो, x² + i² + 2 × x i, 3x + 3 i, x², आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इज -1। अब हम क्या करते हैं, रियल वाली जो टर्म्स हैं जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा उसको एक साथ लिख लेते हैं, और जिसके अंदर आयोटा आ रहा है उसको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन लेके लिख लिया, 2xy + 3y, ठीक है, ये हो गया fz। सो अगेन ये fz ऐसे ब्रेक हो गया, u + आयोटा v, तो ये जो u है ये फंक्शन दिख रहा है xy का, सो हेयर u = x² - y² + 3x and v = 2xy + 3y। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है f की एट z1 + 3 आयोटा। तो सिंपल है, जैसे हम रियल में फाइंड आउट करते थे, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + 3 आयोटा, तो z की जगह पर जस्ट 1 + 3 आयोटा रिप्लेस करो, z² + 3 × 1 + 3 आयोटा, सो ये हो जाएगा 1 - 9 + आयोटा, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, +3 + 3 = 9 आयोटा, सो ये आंसर आ गया हमारा। रियल एक साथ लिख लेते हैं, -6 सॉरी -8 + 3 -5 + 15 आयोटा। सो ये हम एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम पुट कर देंगे 1, हमें z = 1 + 3 आयोटा की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पर हम पुट कर देंगे 1 एंड y की जगह पर हम पुट कर देंगे 3। सो पुट करो, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करो, 1 - 3² 9 + 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे पुट करो x की जगह पे 1, 6 + 9, सो अगेन सेम आंसर आ गया 3 आयोटा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, fz = 2 आयोटा z + 6 z बार, ये फंक्शन है और इसको uv की फॉर्म में लिखना है। सो क्या करना है, z की जगह पे रिप्लेस करना है x + आयोटा y, 2 आयोटा x + आयोटा y + 6, z कॉन्जुगेट क्या होता है, x - आयोटा y, सो ये हो गया 2x आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर y + 6x - 6 आयोटा y। सो यहाँ से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 6x - 2y, रियल पार्ट एक साथ और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट एक साथ, तो मैं अगर आयोटा कॉमन ले लेती हूँ, बचा 2x - 6y, सो ये यहाँ से u आ गया हमारा 6x - 2y, ये है u, ये हो गया v, और v आ गया 2x - 6y। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
फंक्शन की एट 1/2 प्लस 4 आयोटा। तो सिंपल x की जगह पर 1/2 रख लो और y की जगह पर 4 इस इक्वेशन में, सो वैल्यू आ जाएगी। चलो सिंपल फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दावर जेड। जेड की जगह पे क्या लिखना है, x प्लस आयोटा वाई, राइट। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स डॉट आयोटा वाई। यूलर्स थ्योरम से ई टू दावर आयोटा वाई को हम लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई एक्स साइन वाई। सो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास u, ये आ गया हमारे पास v। ई टू दावर x कॉस y, v आ गया ई टू दावर x साइन y। फाइन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही है, रियल नंबर की तरह ही वर्क करता है। जब कोई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है z, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एफ जेड इज वैल्यू ऑफ f एट पॉइंट z। अब आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ द z। So the derivative of a complex function, oh sorry, derivative of fz. So the derivative of a complex function f at a point z naught is written as f dash z naught, is defined as limit delta z tends to 0 f z naught plus delta z minus f z naught delta z। So ये क्या है, सिंपल कुछ नहीं है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ जेड, फाइन, और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है z इज इक्वल टू जेड नॉट, और हमें बताना है कि इस पॉइंट पे इसका क्या डेरिवेटिव है या फिर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। सो सबसे पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें z की जगह पर रखना है जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड, ठीक है। फिर उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट जेड नॉट। फिर हमें क्या करना है, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है एफ जेड नॉट प्लस दिस माइनस एफ जेड नॉट अपॉन दिस एंड दिस डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि f जो है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है, इसकी जो लिमिट आ रही है, तो इसकी जो लिमिट आ रही है उसको ही हमने बोला f डैश की वैल्यू एट z नॉट। सो एग्जाम्पल से देखते हैं। सो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें इसे शो करना है ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल जेड। तो अभी फिलहाल हम z इज इक्वल टू जेड नॉट एक कोई भी नंबर आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड। तो ये हो जाएगा जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर। सिंपल z की जगह पर जस्ट ये वाली टर्म पुट कर दी, तो ये जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड नॉट डेल्टा जेड, फाइन। फिर हमें कैलकुलेट करना है f की वैल्यू एट जेड नॉट। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है लिमिट। लिमिट डेल्टा जेड नॉट टेंड्स टू 0
डेल्टा जेड नॉट टेंड्स टू जीरो, ये हो गया जेड नॉट स्क्वायर प्लस माइनस जेड नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। नीचे है डेल्टा जेड, यहाँ से एक डेल्टा जेड कॉमन लेके कैंसिल, तो ऊपर बचा डेल्टा जेड और यहाँ पर बचा प्लस टू जेड नॉट, ये जीरो गया लिमिट, तो ये आ गई टू जेड नॉट। तो ये जेड नॉट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, सपोज जेड नॉट वन है तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई टू। तो यहाँ से हमें पता चला कि जेड नॉट की कोई भी वैल्यू हो, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो हेंस एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड। अब जो जैसे हम रियल में डिफरेंशिएट करते थे, वही रूल है, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। सो द डिफरेंशिएशन रूल आर सेम एज इन रियल कैलकुलस। सो क्या है, अगर हमारा कोई भी, सपोज किसी फंक्शन से हमने किसी फंक्शन में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी, तो उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, स्केलर बाहर आ गया, जस्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ। सम ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हम अलग अलग करके डेरिवेटिव उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, देन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेम विद, हम डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो डिवीजन रूल क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन रूल्स भी सेम है, इनफैक्ट फॉर्मूलाज भी, सब फॉर्मूला भी सेम है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे साइन जेड का कॉस जेड, ई टू द पावर जेड फॉर्मूला, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन, बस अंतर क्या रहेगा यहाँ पे कि उसमें वेरिएबल एक्स होता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z। तो सपोज हमें ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो हमारे पास फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस फोर आयोटा अपॉन एट, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सो अगर ये रियल में होता तो कैसे डेरिवेटिव करते, तो सिंपल वैसे ही करना है, ये पॉलिनोमियल है। सो एट आगे पावर, एक पावर कम, अपॉन सेवन, इसकी वैल्यू निकालनी है थ्री प्लस फोर आयोटा पे, थ्री प्लस फोर आयोटा, तो z की जगह जस्ट रिप्लेस करना है थ्री प्लस फोर आयोटा। सो ये हो गया एट इंटू थ्री, थ्री टू दावर सेवन, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, जेड क्यूब अपॉन जेड प्लस आयोटा क्यूब। सो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स में भी वैसे डेरिवेटिव करते हैं, तो z प्लस आयोटा क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ z क्यूब, थ्री आगे z स्क्वायर माइनस z क्यूब एज इट इज, थ्री आगे z प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन z प्लस आयोटा क्यूब का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट आई, सो एफ डैश एट आई। सो आई प्लस आई हो गया ये टू आयोटा क्यूब, थ्री आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा क्यूब, थ्री आयोटा प्लस आयोटा टू आयोटा स्क्वायर अपॉन टू आयोटा टू द पावर सिक्स। तो ये हो गया आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो एट इंटू आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, एट इंटू थ्री, 24 आयोटा, आयोटा क्यूब इज
माइनस आयोटा इंटू 3, 2 2 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 to the power 6 आयोटा टू द पावर 6। सो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब एंड देन उसका स्क्वायर। तो आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। सो उसको सिंप्लीफाई कर लो, सो ये आंसर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक और टर्म आती है एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। सो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन fz is said to be analytic at a point z is equal to z naught in D if fz is analytic in a neighborhood of z naught। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं if fz is differentiable, is differentiable। सो सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास D एक डोमेन है और एक हमारे पास fz एक फंक्शन, डोमेन ओपन एंड कनेक्टेड सेट। f हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सो एक पॉइंट z0 हम कब बोलेंगे कि f जो है z0 पर एनालिटिक है? अगर वो z0 पर तो डिफरेंशिएबल है ही, पर उसके अराउंड हमें एक डिस्क मिल रही है, डिस्क नेबरहुड ऑफ z0 मतलब एक डिस्क मिल रही है, उसके हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन हम बोलते हैं f इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z0। तो सिंपल, अगर f जो है वो उस पॉइंट z0 और उसके अराउंड एक डिस्क मिल रही है, उसके हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, तब हम बोलते हैं f इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z0। और अगर वो d के हर पॉइंट पर ऐसे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो हम बोलते हैं fz इज एनालिटिक इन डोमेन d। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने ले दिया लिख दिया fz इज इक्वल टू e टू द पावर z और ये देख रीजन दे दिया डोमेन, ये रहा, इस पे डिफाइन है ये सिर्फ, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो fz e टू द पावर z। सो ये एक सर्कल हो गया, ये इसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो उस पर डिस्क बनाओ, हर एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल आएगा, राइट। अब एंटायर फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन fz which is analytic at every point of the complex is called entire function। मतलब वो फंक्शन जो कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही एनालिटिक है, तो वो क्या होते हैं हमारे एंटायर फंक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स के हर पॉइंट पर वो एनालिटिक है। एनालिटिक है मतलब उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड मिल रहा है जिसपे वो डिफरेंशिएबल है। फाइन। सो एंटायर फंक्शन के एग्जाम्पल होता है ऑल पॉलिनोमियल्स e टू द पावर z sin z cos z sin hyperbolic z cos hyperbolic z। फाइन। सो अब मेन हमारा इसके अंदर मेन क्या टास्क रहेगा और क्वेश्चन किस में आएंगे, हमें ये चेक करना होगा, एक फंक्शन गिवन होगा कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या फिर नहीं। सो ये काम अब हम हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव तो नहीं टेस्ट कर सकते, ठीक है। सो ये काम हमारा आसान कर दिया कॉशी रीमान इक्वेशन, ठीक है।
So necessary and sufficient condition for the function fz to be analytic in a domain D are, हमारे पास अब दो फंक्शन है, एक u और एक v, ठीक है, दो वेरिएबल के एक्स वाई के, तो हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। u का डेरिवेटिव x में, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे v का डेरिवेटिव x में, v का डेरिवेटिव y में। सो हमने ये निकाले, और पहली कंडीशन क्या है, ये जो जितने भी डेरिवेटिव्स आए वो कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए एक्स वाई के। सो अभी थ्रू आउट द कोर्स हम मेनली तुम्हारे उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन से ही डील कर रहे हैं। दूसरा, वो यू एक्स जो है वो वी वाई के इक्वल आना चाहिए, यू वाई जो है वो माइनस ऑफ वी एक्स के इक्वल आना चाहिए। सो इन्हीं को हम, इन इक्वेशंस को ही हम बोलते हैं सी आर इक्वेशंस, ठीक है, सी आर इक्वेशन। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में, हम उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर फाइंड आउट करेंगे कि ये यू एक्स वाई क्या है और वी एक्स वाई क्या है, और हमें फाइंड आउट करना है ये एनालिटिक है या नहीं। सो देन स्टेप क्या होगा, हम इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, और फिर देखेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है कॉशी रीमान इक्वेशन होल्ड कर रही है कि नहीं। अगर ये होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे ये जो है हमारा फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब इज एनालिटिक एवरीवेयर। तो फर्स्ट टास्क तो होगा इसको यू वी के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो यू वी के फॉर्म में लिखने के लिए z को रिप्लेस कर दो x प्लस आयोटा y से। सो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x² आयोटा वाई प्लस 3x आयोटा वाई स्क्वायर। तो सिंपल कुछ नहीं करा, a प्लस बी के क्यूब की आइडेंटिटी ओपन कर दी। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x² आयोटा वाई माइनस 3xy स्क्वायर। सो रियल वाले पार्ट एक साथ लिख लेते हैं, दिस एंड दिस। सो ये आयोटा कॉमन, 3x² यहां से ले लिया 3x², और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, सो माइनस माइनस प्लस y क्यूब। सो यहां से हमारे पास यू एक्स वाई आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3xy² वी एक्स कॉमा वाई आ गया 3x² प्लस वाई क्यूब। तो अब चेक करने के लिए एनालिटिक है या नहीं, हम सबसे पहले इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं, यू एक्स मतलब u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², यहाँ से 3y² तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। नाउ यू वाई क्या हो जाएगा, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x क्यूब तो 0 हो गया, तो y का हो गया -6xy। सिमिलरली वी एक्स हो गया 6xy, वी वाई हो गया 3x²
प्लस 3y²। कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, देखते हैं। x प्लस आयोटा वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब आयोटा क्यूब इज, ओके ओके, मैंने यहाँ पर एक प्लस माइनस साइन लगा दिया। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सो यहाँ पे हम माइनस आयोटा, सो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फाइन। माइनस, और ये भी आ गया माइनस। सो अब चेक करते हैं, यू एक्स क्या वी वाई के इक्वल है? सो यू एक्स हो गया हमारा 3x² माइनस 3y²। वी वाई क्या हो गया? 3x² माइनस 3y²। सो यू एक्स तो हमारा इक्वल आ गया वी वाई के। सेकंड चेक करते हैं, क्या यू वाई माइनस ऑफ वी एक्स के इक्वल है? यस। सो यू वाई हमारा इक्वल आ गया माइनस ऑफ वी एक्स के लिए। ठीक है, दस हमारे पास आ गया सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सो एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब इज एनालिटिक एवरीवेयर, और सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। तो ये हर उसके लिए, हर पॉइंट के लिए ट्रू है। एक्स वाई कुछ भी रखो, ये हमेशा इक्वल ही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कस द एनालिसिटी ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जेड क्यूब क्या होता है। जेड क्यूब हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब। अभी ऊपर निकाला, सो ये आ रहा था एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस आयोटा 3x² माइनस वाई क्यूब। पर हमें लेना है रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब। तो रियल पार्ट क्या है इसका? ये वाला पोर्शन। तो हमारा जो फंक्शन हो गया, हमारा फंक्शन हो गया एक्स क्यूब माइनस 3xy²। ठीक है, तो इसके अंदर आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, जीरो। सो यहाँ से जो u है वो हो गया एक्स क्यूब माइनस 3xy²। v आ गया हमारा जीरो। तो अब हमें एनालिसिटी चेक करनी है। तो अब u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3x² माइनस 3y²। u का डेरिवेटिव y में माइनस 6xy। नाउ v तो जीरो ही है, तो v का डेरिवेटिव x जीरो, v का डेरिवेटिव y जीरो। तो अब हम चेक करते हैं। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है? यू एक्स शुड बी इक्वल टू वी वाई। तो हम यहाँ पे हमारा यू एक्स क्या आ रहा है? ठीक है, और वी वाई क्या आ रहा है? जीरो। सो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या होना चाहिए? दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। सिमिलरली ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, सो हमारा ये जो फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड², दिस इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स के लिए शायद सेटिस्फाई हो जाए, अगर हम ux को 3x² माइनस 3y² को जीरो के इक्वल रख दें। सपोज हम मान लें ये सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ गया हमारा। ठीक है, सो x इक्वल टू वाई और एक x इक्वल टू माइनस वाई आ गया।
सो ये इन लाइंस के लिए, इन लाइन, सिर्फ इन वाली लाइन पर ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, ठीक है। पर एनालिटिक होने के लिए अगर ये इन पॉइंट पर होल्ड कर, ये डिफरेंशिएबल है और हम उसके अराउंड डिस्क बनाए, तो इन पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना, ठीक है। सो एनालिटिक होने के लिए अगर ये इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल आ भी रही है तो उसके अराउंड एक डिस्क मिलनी चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पे होनी चाहिए। सो ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एफ जेड गिवन है ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई टू द पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। सो यू एक्स कॉमा वाई हो गया हमारा ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, वी एक्स कॉमा वाई हो गया हमारा ई टू द पावर एक्स साइन वाई। सो क्या फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो cos y तो कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, u का y में डेरिवेटिव करा, e की x कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, vx इज इक्वल टू ex cos y। ओके, अब सी आर इक्वेशन चेक करते हैं। तो यहाँ से यू एक्स जो है, दिस इज यू एक्स, यू एक्स इक्वल आ गया हमारा वी वाई के, राइट, इक्वल टू वी वाई, एंड यू वाई हमारा इक्वल आ रहा है, दिस इज यू वाई, दिस इज यू एक्स, सॉरी वी एक्स, सो यू वाई हमारे इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ वी एक्स के। तो ये क्या है, सी आर इक्वेशन है, सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। सो यहाँ से हमें पता चला जो ये गिवन फंक्शन है एफ जेड इज एनालिटिक। अब इसके अंदर है फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सो एफ अगर ये है, एफ जेड अगर u प्लस आयोटा v की फॉर्म में है तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो किसी भी एक, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं u का x में प्लस आयोटा v का x में, ठीक है। सो u का x में क्या आ रहा है, e x cos y प्लस आयोटा v का x में क्या आ रहा है, x sin y, फाइन। सो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, e की x यहाँ पे लिखते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y, ये क्या है, e टू द पावर आयोटा y। सो ये हो गया ex डॉट e टू द पावर आयोटा y z, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y। तो ये हमने भी किया था, ये है हमारा e टू द पावर z, तो अभी हमने ये प्रूव करा एफ जेड भी आ गया e टू द पावर z, फाइन। चलो नेक्स्ट। सो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे उसमें हमें प्रूव करना था कि वो उस पे एनालिटिक है या फिर एनालिटिक नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ऑलरेडी बोल के दिया है कि जो ये एफ जेड फंक्शन है ये एनालिटिक है, और हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी वन एंड सी टू की। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, फाइन। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें u क्या है और v क्या है। सो ये हो गया हमारा u और ये वाला पोर्शन हो गया हमारा v। सो हियर u x comma y is equal to x square plus c1 y square minus 2xy, v x comma y हो गया xy, फाइन। तो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा,
since fz is analytic, और ये क्वेश्चन आपका PYQ भी है, प्रीवियस ईयर पे पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। एनालिटिक, it will satisfy Cauchy-Riemann equation, ठीक है। सो ux कैलकुलेट करो, ux हो गया 2x माइनस 2y, uy हो गया 2c1y माइनस 2x, vx हो गया 2c2x, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0 माइनस 2y, vy हो गया माइनस 2y प्लस 2x, फाइन। सो कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ये। सो वी हैव ux इक्वल टू vy, सो ये तो आ ही रहा है, ux जो है वो vy के इक्वल आ रहा है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y। सो इसको हम कुछ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कांस्टेंट है ही नहीं। और दूसरी इक्वेशन क्या है, uy इक्वल टू माइनस vx, सो uy हो गया हमारा 2c1y माइनस 2x इक्वल टू माइनस ऑफ vx, तो अगर मैं इसे माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 2y माइनस 2c2x। अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो y का अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, सो ये रहा y इसका हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 2c1 इक्वल टू 2, ऐसे ही x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं अगर हम, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2c2। सो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई 1 और c2 की वैल्यू भी आ गई यहाँ से 1, फाइन। अब हमें बोला है फाइंड ऑल्सो फाइंड द फंक्शन fz, तो सिंपल है, अब ये c1 c2 की जो वैल्यू आई है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास fz की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, c1 की जगह पर 1 रख दिया, प्लस आयोटा c2 की जगह पर 1 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आंसर, ठीक है। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इसके अंदर 4 कांस्टेंट हैं जो अननोन है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। सेम प्रोसीजर यू एक्स वाई लिखते हैं, पहले इसके अंदर यू एंड वी लिखते हैं। सो यू एक्स वाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, सो डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, 2x प्लस ए वाई, यू वाई हो जाएगा ए एक्स प्लस 2by, नाउ वी एक्स कॉमा वाई क्या है इस क्वेश्चन में, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो वी एक्स हो जाएगा 2c x इसका डेरिवेटिव प्लस डी वाई, वी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस 2y। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एनालिटिक है तो वही वे हम लिखेंगे, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक सो इट विल सेटिस्फाई कॉशी-रीमान इक्वेशन। तो हम इक्वेट करते हैं यू एक्स को वी वाई के इक्वल इक्वेट करते हैं, तो ये हो गया 2x, वेट 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू डी एक्स
प्लस 2y। अगेन कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो x का अगर हमने कोफिशिएंट कंपेयर करा तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2, ए वाई इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से y का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन होती है यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। सो यू वाई आ गया ए एक्स प्लस 2by माइनस ऑफ वी एक्स। तो ऐसे माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2cx माइनस डी वाई। तो एक की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 आ गई है, सो 2x प्लस 2by इक्वल टू -2cx। डी की वैल्यू क्या आ गई है 2, तो -2dy। अगेन कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट है 2c और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो -2c इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई -1। यहाँ से कंपेयर करते हैं 2b इक्वल टू -2, सो b की वैल्यू आ गई -1। राइट, सो हमारे पास वैल्यू आ गई फाइनल आंसर, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 एंड d की वैल्यू 2। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो सिंपल है, कॉची रीमान इक्वेशन लगाना है और फिर कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं x के एंड y के। ठीक है, सो अब आता है हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन इन दी पोलर फॉर्म। सो अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है एफ जेड, अगर z को हम x प्लस आई आयोटा y की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये जो u और v आते हैं ये x y पे डिपेंड करते हैं। राइट, ये जो u और v आते हैं हम ऐसे लिखते हैं x y पे डिपेंड कर रहे हैं। पर अगर हम z को पोलर फॉर्म में लिखें तो z डिपेंड करता है r एंड थीटा पे, तो फिर ये u एंड v भी r थीटा पे डिपेंड करेंगे। तो हम अगर हमने जो कोऑर्डिनेट है वो पोलर कोऑर्डिनेट में हमने एक्सप्रेस करा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये जो u और v होंगे दीज आर आल्सो फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो अब अगर r एंड थीटा है तो क्या हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन क्या होगी, u का डेरिवेटिव r में करेंगे तो वो इक्वल आएगा 1/r v का डेरिवेटिव थीटा के। देन v का डेरिवेटिव अगर r के रिस्पेक्ट में करते हैं विच इज वो इक्वल आएगा -1/r u थीटा। तो सेम ही है, सेम वे अगर हमें एनालिटिसिटी चेक करनी है और फंक्शन हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है, सो हमें ये इक्वेशन चेक करनी है कि ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, चलो, so find p such that the function fz expressed in the polar coordinate। so ये fz है और ये पोलर कोऑर्डिनेट में है, ये उसका पार्ट हो गया u और आयोटा के साथ ये हो गया v और ये गिवन है एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है तो ये कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट हेयर u इज इक्वल टू z² cos 2 थीटा, v इज इक्वल टू r² sin p थीटा। तो यहाँ से u का डेरिवेटिव r में अगर हम करते हैं, z नहीं होगा, दिस इज r ओनली, सो यह आ जाता है 2r cos 2 थीटा। देन u का थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो r² तो कांस्टेंट है, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 बाहर sin 2 थीटा। v का करते हैं r में, v का थीटा में डेरिवेटिव करते हैं तो आ जाएगा ये r² p cos p थीटा। अब अगेन फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो सी आर इक्वेशन क्या है,
यू आर को हमें इक्वल रखना है 1/r v थीटा के। सो यू आर हो गया हमारे पास 2r cos 2 थीटा 1/r इंटू r²। यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यू आर इज इक्वल टू 1/r v थीटा। तो यू आर है 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/r p cos p थीटा। यहाँ से r कैंसिल। सो ये आ गया 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू pr cos p थीटा। तो अगर हम यहाँ से ही जस्ट कंपेयर करें, सेकेंड इक्वेशन करने की भी जरूरत नहीं है, तो p की वैल्यू आ गई 2। फाइन। तो ये हो गया हमारा एनालिटिसिटी। सीआर इक्वेशन से हम चेक करके बता सकते हैं कि वो उस पॉइंट पर एनालिटिक है या फिर नहीं। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। सिंपल है। सपोज अगर हमारे पास गिवन है फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, ये चेक करना है ये एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट। सो एफ जेड हमारा हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। तो उसमें यू की वैल्यू हो गई एक्स, बी की वैल्यू हो गई वाई। सो यू एक्स डेरिवेटिव हो गया 1, यू का वाई में डेरिवेटिव हो गया 0, v का x में डेरिवेटिव हो गया 0, v का y में डेरिवेटिव हो गया 1। सो यू एक्स जो है वो वी वाई के इक्वल तो नहीं आ रहा, ठीक है, ना ही यू वाई जो है वो माइनस ऑफ वी एक्स के इक्वल है। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। सो एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, कहीं पर भी ये एनालिटिक नहीं होता। ठीक है। सपोज अब एक क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड जेड बार, ये एक पी वाई क्यू है। ठीक है, इसकी एनालिटिसिटी चेक करनी है एट ओरिजिन। तो अभी हमने पता है हमें जेड जेड बार क्या होता है। जेड जेड बार होता है मॉड जेड स्क्वायर। फाइन। और मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये जो फंक्शन है ये हो गया हमारा, ये हो गया यू पार्ट इसका, और इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। सो हियर यू हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0। सो यू एक्स हो गया 2x, यू वाई हो गया 2y, वी एक्स हो गया 0, वी वाई भी हो गया 0। ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये 2x जो है यू एक्स, और ये वी वाई किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ये 0 नहीं आ रहा, और ये दोनों इक्वल भी कब होंगे? लेट अगर हम मान लेते हैं यू एक्स जो है वो वी वाई के इक्वल है, मतलब 2x जो है वो 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ से अगर यू वाई को अगर हम माइनस वी एक्स के इक्वल लिख लें, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक चीज पता चली, सिर्फ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, मतलब z इक्वल टू 0 के लिए 0 प्लस आयोटा 0 मतलब 0, राइट। तो z इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर ये एनालिटिक है, मतलब सॉरी डिफरेंट, एक ही पॉइंट है जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। सो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ ये इसी पॉइंट के लिए एनालिटिक हो, इसके अराउंड एक डिस्क मिलनी चाहिए जिसपे ये पूरे डिस्क पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और ये पूरे डिस्क पर डिफरेंशिएबल है, तो उसका यहाँ पे कोई और पॉइंट लिया हमने, उस पर डिस्क बनाई, तो इतने सारे, तो हर इतने सारे एनालिटिक पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि z इक्वल टू 0 एक इकलौता एनालिटिक पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है। तो वैसे देखने से पता चल रहा है 2x इज नॉट, यहाँ पे 2x आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, पर अगर हम इसको इक्वल माने तो एक ही पॉइंट मिल रहा है सिर्फ जिसपे ये डिफरेंशिएबल है, पर एनालिटिक
की डेफिनेशन कहती है कि अगर ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और इसके अराउंड हमें एक डिस्क मिलती है जिसके हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है एट z इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड जेड बार इज नॉट एनालिटिक एट z is equal to 0. Fine. सो रिकॉल करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। सो सिंपल हमने देखा कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं। एफ जेड, हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम u प्लस आई आयोटा v की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। और वो उसको कैसे चेंज करना है, z की जगह पर जस्ट x प्लस वाई को रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू this f z नॉट प्लस मॉड z माइनस f z नॉट अपॉन दिस। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये होती है डेरिवेटिव एट 0। फाइन। फिर हमने देखा कि सारे रूल्स जो होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के वो सेम होते हैं जो रियल में होते हैं, ठीक है। फिर हमने न्यू डेफिनेशन पढ़ी एनालिटिक। तो कोई भी फंक्शन f जो है वो किसी z नॉट पॉइंट पे एनालिटिक कब होगा, जब वो z नॉट पर तो डिफरेंशिएबल है ही, पर उसके अराउंड एक नेबरहुड एक डिस्क मिल रही है ओपन जिसके वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो वो एनालिटिक हो जाएगा। अब हम चेक कैसे करना है कि वो एनालिटिक है, सी आर इक्वेशन से हमें यू वी की फॉर्म में लिखना, फिर चेक करना है कि यू एक्स जो है वो वी वाई की फॉर्म में आ रहा है, सॉरी यू एक्स जो है वी वाई के इक्वल आ रहा है कि नहीं, एंड यू वाई जो है वो माइनस ऑफ वी एक्स के इक्वल आ रहा है कि नहीं। और अगर फंक्शन अगर पोलर फॉर्म में गिवन है तो हमें सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म अप्लाई करनी है। फाइन। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।